हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आईटी जॉब गाइड में। तो आज हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पैरेलल कंप्यूटिंग। तो ये वीडियो क्लाउड कंप्यूटिंग सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। तो चलिए देख लेते हैं कि पैरेलल कंप्यूटिंग एक्चुअली में होती क्या है। तो ये पैरेलल कंप्यूटिंग का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है जो ये बताता है कि पैरेलल कंप्यूटिंग क्या है। कि इट इज़ एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क using multiple cores and and it is a way to improve computational efficiency and speed up processing by dividing tasks into smaller and independent subtasks। तो ये बता रहा है कि एक आपके पास कोई बिग टास्क है, तो इसे बोल देते हैं कि टी आपके पास कोई टास्क है, उसको डिवाइड करना इनटू सब टास्क में। कहते हैं T1, T2, T3 एंड T4 एंड देन उसको असाइन कर देना टू मल्टीपल प्रोसेसर्स। तो इससे क्या होगा कि इससे होगा क्या कि आपकी इफ़िशेंसी बढ़ जाएगी एंड आपका जो स्पीड अप है ऑफ प्रोसेसिंग वो भी बढ़ जाएगा। वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमने एक टास्क को उस मल्टीपल इंडिपेंडेंट सब टास्क में डिवाइड कर दिया है एंड देन हम उसको असाइन कर दिया है टू मल्टीपल प्रोसेसर्स को। तो इसकी वजह से आपकी इफ़िशेंसी एंड स्पीड अप बढ़ गया। तो चलिए आप देखते हैं कि कुछ की कंसेप्ट ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग। तो ये हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग, जिसमें से पहला है कि टास्क डिकम्पोजिशन। तो टास्क डिकम्पोजिशन क्या है कि जैसे मैंने अभी समझा था, एक टास्क है और उसको देन मल्टीपल सब टास्क में डिवाइड कर दो, तो ये है टास्क डिकम्पोजिशन। एंड देन कंकरेंसी क्या है कि परफॉर्मिंग मल्टीपल कंप्यूटेशन एट द सेम टाइम। तो इसको हमने जो सब टास्क लिए थे उसको हमने असाइन कर दिया मल्टीपल प्रोसेसर्स को। तो ये क्या हुए, ये हुई कंकरेंसी, क्योंकि ये जो टास्क हैं जो प्रोसेसर परफॉर्म कर रहे हैं ये लाइक मल्टीपल लाइक साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे हमारी कंकरेंसी भी हो जा रही है। एंड देन थर्ड इज सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि जो ये टास्क हमने ईच प्रोसेसर को दिए एंड देन उसको ऑर्डर करके देन इसमें लेते हैं कि दोबारा बना लेते हैं इसको। हमने ये टी टास्क है, इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 सब टास्क में, 3 एंड देन 4 एंड देन हम इसको दे दिया मल्टीपल प्रोसेसर्स को। देन अब जो सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि जो हमने एक टास्क को मल्टीपल सब टास्क में डिवाइड किया है, उसके बाद उसका ऑर्डर, उसकी ऑर्डरिंग करने के बाद जो हमारा एंड में जो आंसर आना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए, जिसके हम इंश्योर कर पाएंगे कि हमारी सिंक्रोनाइजेशन है वो सही तरह से हो पा रही है। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं टास्क डिकम्पोजिशन, कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन। तो चलिए देखते हैं अब टाइप ऑफ पैरेललिज्म। तो पैरेललिज्म दो तरह की होती है, डेटा पैरेललिज्म एंड टास्क पैरेललिज्म। तो डेटा पैरेललिज्म क्या है? इट इज डिवाइडिंग डेटा into smaller chunks and processing them in parallel। एंड टास्क पैरेललिज्म क्या है? डिफरेंट टास्क आर एग्जीक्यूटिंग इन पैरेलल। तो चलिए देखते हैं इन दोनों को एक एक करके ब्रीफली। क्या होता है कि जो डेटा पैरेललिज्म है उसमें क्या हो रहा है कि लेट एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू अच्छी तरह समझ पाएंगे कि
कि डेटा पैरेललिज्म होता क्या है। तो इसमें जो समझ लेते हैं कि ये एक तो हमारे पास ये एक अरे है, तो इस अरे को हमने इस समझ लेते हैं ये एक डेटा है हमारे पास, इसको हम डेटा कह रहे हैं इस अरे को। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको कहते हैं D1 एंड D2, एंड देन इसको असाइन कर दिया हमने मल्टीपल प्रोसेसर को, इसको असाइन कर दिया P1 को एंड देन इसको असाइन कर दिया P2 को। पर जो दोनों टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो सेम है, तो लेट्स समझ लेते हैं ये दोनों परफॉर्म कर रहे हैं स्क्वायर। तो इसके पास है 1 एंड 2 और इसके पास है 3 एंड 4, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, फिर इसका आंसर आएगा 1 एंड 4 और ये क्या देगा हमको 9 एंड 16। तो ये होता है डेटा पैरेललिज्म, जिसमें हम डेटा को स्मॉल सब डेटा में डिवाइड कर रहे हैं एंड देन उसको असाइन कर रहे हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेसर्स को, एंड देन वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे हैं सेम टास्क। तो चलिए अब देखते हैं टास्क पैरेललिज्म को। तो टास्क पैरेललिज्म लेते हैं, एक नंबर लेते हैं हम, तो लेते हैं हमने ले लिया 2, इसको कहते हैं हम D, ये डेटा हमारा, और इसको असाइन कर देते हैं हम मल्टीपल प्रोसेसर्स को, P1 को एंड देन P2 को। बट इस केस में क्या होगा कि P1 परफॉर्म कर रहा है, जो टास्क परफॉर्म कर रहा है वो है स्क्वायर, एंड जो P2 परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म कर रहा है क्यूब। तो इन दोनों के पास डेटा तो सेम ही है, तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आएगा 4, इसका आंसर आएगा 8। तो आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे कि डेटा पैरेललिज्म में और टास्क पैरेललिज्म में डिफरेंस क्या है। टास्क पैरेललिज्म में हम सेम डेटा दे रहे हैं दोनों प्रोसेसर्स को, बट दोनों प्रोसेसर्स टास्क डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं। एंड डेटा पैरेललिज्म में हम जो डेटा है वो हम डिफरेंट दे रहे हैं प्रोसेसर्स को, पर जो प्रोसेसर्स हैं वो टास्क सेम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन डेटा पैरेललिज्म एंड टास्क पैरेललिज्म। तो इसका एक छोटा सा कोड के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये डेटा पैरेललिज्म का कोड है, जिसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा टास्क है, इसमें लेते हैं हम T, और ये हमारा डेटा है, और यहाँ पे हमने कुछ वर्कर्स मतलब प्रोसेसर्स, कुछ वर्कर्स क्रिएट किए, मतलब कुछ उसको मतलब कि हम 3 प्रोसेसर क्रिएट किए एंड देन उनको मैप कर दिया हमने एक टास्क से, जो कि कंप्यूट स्क्वायर है, और उसमें डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं नंबर्स। तो ये डेटा है वो ऑटोमेटिकली 3 सब पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एंड देन वो असाइन हो जाएगा 3 प्रोसेसर्स को, एंड देन जो तीनों प्रोसेसर है P1, P2 एंड P3 वो परफॉर्म करेंगे सेम टास्क, डेट इज कंप्यूट स्क्वायर। तो इसी तरह हम देख लेते हैं एक एग्जांपल ऑफ टास्क पैरेललिज्म। तो ये एग्जांपल है टास्क पैरेललिज्म का। तो टास्क पैरेललिज्म में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 टास्क हैं T1 एंड T2। जो ये टास्क है वो है कंप्यूट स्क्वायर एंड ये है कंप्यूट क्यूब। यहाँ पे एक ही नंबर है जो डेटा है वो है 5, उसको असाइन कर रहे हैं हम 2 प्रोसेसर्स को, और दोनों प्रोसेसर्स का जो टास्क है वो डिफरेंट है। जैसे कर सकते हैं कि प्रोसेसर P2 का है क्यूब, इसका है स्क्वायर, कंप्यूट स्क्वायर। तो एंड में जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों का प्रोसेसिंग करने के बाद
डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, लाइक कंप्यूट स्क्वायर एंड कंप्यूट क्यूब। तो इस केस में आप समझ पा रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन टास्क पैरेललिज्म एंड डेटा पैरेललिज्म। तो चलिए अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं पैरेलल कंप्यूटिंग के, जिसमें से हम पहले देख चुके हैं स्पीड अप। वो क्यों हो रहा है? टास्क कंप्लीट फास्टर एज दे रन कंकरेंटली। तो जो सब टास्क को हम असाइन करते हैं प्रोसेसर्स को तो वो कंकरेंटली परफॉर्म होते हैं, और तो टास्क क्या कहते हैं, कंप्लीट फास्टर होंगे। तो इस वजह से हम स्पीड अप एंश्योर कर पाते हैं। एंड देन हम जो प्रोसेसर्स हैं उनको हम फुली यूटिलाइज कर पा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा इफ़िशेंसी भी इंक्रीज हो जा रही है। एंड देन हम स्केलेबिलिटी भी इंश्योर कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम मोर प्रोसेसर हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास एबिलिटी आ जाएगी क्या, लार्जर टास्क को एग्जीक्यूट करने की, जो बिग टास्क होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने की। तो इस वजह से हम स्केलेबिलिटी भी इंश्योर कर पा रहे हैं पैरेलल कंप्यूटिंग में। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ कौन्स डिफिकल्टीज ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग। तो ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं और इन पैरेलल कंप्यूटिंग में, जिसमें पहली है डेटा डिपेंडेंसी। इसमें क्या होता है कि द टास्क मे बी डिपेंड ऑन इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ अदर टास्क एंड रिक्वायरिंग सिंक्रोनाइजेशन। तो इसमें हम इसको भी हम थोड़ा सा मोर एलोबरेटिव वे में, तो इसको हम थोड़ा देर में भी समझते हैं जब तो हम और डिफ़िकल्टीज को देखते हैं। एंड सेकेंड इज लोड बैलेंसिंग। इसमें क्या होता है कि अगर हम टास्क को अनइवनली तो लोड बैलेंसिंग में क्या है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क में लीव सम प्रोसेसर आइडल। अगर हम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टास्क को टू डिफरेंट प्रोसेसर्स को, तो चांसेस है कि वो आइडल रह जाएं। तो इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज T1, T2 एंड T3 है, एंड T4 एंड T5। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास दो प्रोसेसर्स हैं P1 एंड P2। इसको तो दे दिया हमने T1, T2, इसको हमने ये सारे दे दिए, T3 एंड T4, और इसको दिया हमने T5। तो इस केस में ये ज़्यादा देर तक प्रोसेस करेगा, एंड देन ये कुछ T5 टास्क को ही परफॉर्म करके आइडल हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि हमको लोड बैलेंसिंग टास्क को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इस वजह से तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है पैरेलल कंप्यूटिंग में। तो हमको लोड बैलेंसिंग का भी हमको इंश्योर करना होता है। एंड सेकेंड इज डीबगिंग कॉम्प्लेक्सिटी। इट इज़ हार्डर टू डीबग एंड रिप्रोड्यूस इशूज इन पैरेलल प्रोग्राम, बिकॉज कुछ जैसे कि कोई भी टास्क डिफरेंट प्रोसेस को मिलता है, तो हमें प्रॉब्लम आती है डीबगिंग करने में, क्योंकि हम पता नहीं होता है कि ये वाली प्रॉब्लम किस प्रोसेसर से आ रही है। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है डीबगिंग की। एंड लास्ट इज डेडलॉक। अगर हम सिंक्रोनाइजेशन अगर हम सही से नहीं करेंगे, तो इसके से क्या हो सकता है, इट मे लीड टू डेडलॉक। सिंक्रोनाइजेशन में क्या मतलब कि हम ऑर्डरिंग अगर हम टास्क की सही से नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि डेडलॉक लग जाए। तो चलिए अब देखते हैं डेटा डिपेंडेंसी। समझते हैं कि ये कुछ हमारे पास डेटा है D1, D2 एंड D3। इसको दिया हमने दे दिया इनको प्रोसेसर्स को P1, P2 एंड P3 को। एंड देन एक टास्क है लेते हैं जिसमें हमको इन तीनों की ज़रूरत है। जो यहाँ से जो प्रोसेसर का आंसर आएगा उसकी हमको ज़रूरत है T टास्क में, बट इट शुड बी इन ऑर्डर।
लाइक जो इस P1 से आ रहा है वो पहले आना चाहिए, देन हमको फिर P2 P3 वाला चाहिए, देन हमको P2 वाला टास्क P2 वाला आंसर चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमको एक ऑर्डरिंग इंश्योर करनी पड़ती है जिससे कि हम सही आंसर पे हम पहुंच पाए। तो इसकी वजह से क्या यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, हम डेटा डिपेंडेंसी हम देख पा रहे हैं कि जो हमें यहाँ से जो आंसर आएगा, जो डेटा आएगा, वो हमें पहले लेना है, देन P2 वाला लेना है, देन P3 वाला लेना है, देन P2 वाला लेना है, तभी हम एक करेक्ट आंसर पे हम पहुँच पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक अनदर कॉमन इशू जो आता है पैरेलल कंप्यूटिंग में, वो है रेस कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, लेट्स एग्जांपल समझते हैं। अगर हम सिंक्रोनाइजेशन ना करें तो इट कैन लीड टू इनकरेक्ट रिजल्ट्स। तो इसलिए हमें सिंक्रोनाइजेशन सही तरह से हमको परफॉर्म करनी होती है जिससे कि रेस कंडीशन इशू ना हो। तो समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। लेट सपोज एक काउंटर है जो शेयर्ड है, लाइक P1 प्रोसेसर भी उसे शेयर कर सकता है एंड P2 प्रोसेसर एंड P1 प्रोसेसर दोनों से शेयर कर सकते हैं। एंड देन जो हमारा टास्क है, इसमें हम क्या करें, इंक्रीमेंट काउंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो प्रोसेसर्स क्रिएट कर रहे हैं और दोनों इंक्रीमेंट काउंटर कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पे हम प्रोसेसर को स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वेट कर रहे हैं दोनों का ज्वाइन होने का। एंड देन यहाँ पे एक आंसर आना चाहिए जो, तो इसको देख के हम समझ पा रहे हैं कि जो आंसर होना चाहिए, लाइक दोनों इंक्रीमेंट करेंगे +1 से, जो आंसर आना चाहिए, जो करेक्ट आंसर होगा वो होना चाहिए, लाइक होना चाहिए 2000। अगर उसको हम नॉर्मली एग्जीक्यूट करें तो आंसर 2000 होना चाहिए। बट अगर हम इस केस में देख पाएँ, जैसे कि हम जानते हैं कि ये काउंटर है वो शेयर्ड है, तो क्या हो सकता है कि समझते हैं कि एक P1 प्रोसेसर है, वो गया, उसने भी काउंटर को एक्वायर कर लिया। तो उस टाइम पे समझ लेते हैं काउंटर क्या है, 0 था। और सेम टाइम पे एक दूसरा प्रोसेसर भी गया, उसने भी काउंटर एक्वायर कर लिया और उस टाइम पे भी काउंटर 0 था। तो ऐसा केस पॉसिबल है इस केस में, बिकॉज काउंटर शेयर्ड है और कोई भी तरह की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दी नहीं हुई है। तो इस केस में क्या होगा, तो ये जो P1 प्रोसेसर है, जो P1 इसके पास भी यही है एंड P2 के पास भी काउंटर है और दोनों के 0 है, तो इस केस में ये भी 1 कर देगा एंड देन ये भी 1 कर देगा। बट एक्चुअल रिजल्ट क्या होना चाहिए था, इसको 1 करना चाहिए था एंड देन इसको आके इसको +1 करके 2 करना था। बट इस केस में क्या हो, दोनों से 1 कर देंगे, तो जो क्या होता है कि जो एंड में आंसर आएगा, जो यहाँ पे जो एंड में आंसर आने वाला था वो 2000 से लाइक लेस भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, हम करेक्ट आंसर हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे। तो इसको सही करने का जो तरीका है, इसको वो क्या होगा, तो वो कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पर हम क्या लगा दें, एक हम लगा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लगा दें, लॉक लगा दें, विद लॉक लगा देते हैं। देन हम उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंटर +1 करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, जब भी कोई प्रोसेसर आएगा पहले वो देखेगा कि काउंटर लॉक तो नहीं है। अगर वो लॉक है तो वो ले ही नहीं पाएगा उसे, तो वो वेट करेगा जब तक दूसरा प्रोसेसर उसको इंक्रीमेंट ना कर दे +1 से। तो इस केस में क्या होगा, हम इंश्योर कर पा रहे हैं कि एक टाइम पर एक ही प्रोसेसर काउंटर को ले पाए। तो इस केस में क्या होगा, आंसर भी हम, जो आंसर आएगा उसकी करेक्टनेस भी हम इंश्योर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा लाइक सिंक्रोनाइजेशन हो पाएगी, तो हम रेस कंडीशन को भी हम अवॉइड कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है लाइक सिंक्रोनाइजेशन की। तो ये था इस लेक्चर में। तो देखते हैं कि आज तो हमने इसमें क्या पढ़ा। तो इसमें हमने पढ़ा कि
कि डेटा पैरेललिज्म क्या है, डिवाइडिंग टास्क एंड परफॉर्मिंग द सेम टास्क, एंड टास्क पैरेललिज्म क्या है, परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क साइमल्टेनियसली। एंड देन हमने देखे इसमें कुछ चैलेंजेस लाइक इंक्लूडिंग रेस कंडीशन, लोड बैलेंसिंग एंड डीबगिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़, और हमने वो भी देखा कि डेटा डिपेंडेंसी क्या होती है। तो ये था विद दिस लेक्चर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।